शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं, क्यूरीज को। क्यूरीज मैंने लिखी हुई हैं इधर, प्रोडक्ट टेबल की क्यूरीज पहले देखते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैं डिस्क्राइब तो आपको कर चुका हूँ कि ये क्यूरीज किस तरीके से वर्क कर रही होंगी या क्या क्या काम हो रहा है इन क्यूरीज के अंदर। जस्ट हम लोग इन्हें एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। पहले हम लोगों ने क्रिएट किया टेबल। टेबल कौन सा क्रिएट किया हम लोगों ने? प्रोडक्ट का। ठीक है, इसके अंदर प्रोडक्ट नंबर पहला हमारा एट्रीब्यूट है, जिसकी डाटा टाइप हमने इंट रख लिया। इधर आप इंटीजर लिख लें या इंट लिख लें, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इसका कॉन्स्ट्रेंट लगा दिया, प्राइमरी की कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, तो इस पे हम लोगों ने प्राइमरी की कॉन्स्टेंट लगा दिया। उसके बाद प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट नेम जिस तरह मैंने बताया कि वाचा या फिर चार, हम लोग जो भी सिलेक्ट करना चाहें। हम लोग प्रेफरेबली वाचा यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा कोई फिक्स्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हम लोगों ने नहीं स्टोर करने होते हैं। जो 4 होती है ना, उसके अंदर अगर आपने 10 स्पेसिफाई कर दिया तो वो 10 मेमोरी लोकेशंस को एलोकेट करेगा ही, चाहे उसके अंदर 5 आपने कैरेक्टर स्टोर करने हैं चाहे 10 करने हैं। वार चार के अंदर ये है, अगर आपने 5 स्टोर किए होंगे तो वो सिर्फ 5 बाइट्स की मेमोरी लेगा, अगर ज़्यादा स्टोर करेंगे तो फिर वो ज़्यादा लेगा। इस वजह से हम लोग प्रेफरेबली वार चार यूज़ करते हैं, अनलेस और अनटिल उन्होंने हमें स्पेसिफाई पेपर के अंदर ना किया हो। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्ट्रेंट उन्होंने बताया था नॉट नल का, तो हम लोगों ने नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट लगा दिया। नेक्स्ट हमारी आ गई प्राइस। प्राइस को मैंने इधर न्यूमेरिक रखा है। न्यूमेरिक के अंदर हम लोग डेसिमल पॉइंट्स भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इधर इंटीजर भी रख देते हैं तो कोई मेरे मुताबिक इशू नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई हमें नहीं किया हुआ कि आपने इंटीजर डाटा टाइप स्टोर करनी है या फिर फ्लोट डाटा टाइप स्टोर करनी है, यानी कि डेसिमल पॉइंट्स स्टोर करने हैं। प्राइस अमूमन हम लोग देखते हैं कि डेसिमल पॉइंट्स के अंदर स्टोर्ड होती है, जैसे 49.99, तो इस वजह से मैंने इधर न्यूमेरिक यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है चेक का कॉन्स्टेंट। यहाँ पर हम लोगों ने एक्चुअल कॉन्स्टेंट लगाया है, जो कि है कि हम लोगों ने प्राइस को चेक करना है 20 और 15,000 के दरमियान होनी चाहिए। हमें उन्होंने पेपर के अंदर क्या कहा था, 20 एंड 15,000 के दरमियान हो। तो हम लोगों ने ये चेक का कॉन्स्टेंट से काम कर लिया, चेक कर लिया कि प्राइस शुड बी बिटवीन 20 एंड 15,000। जिस टाइम यूज़र हमारा रिकॉर्ड एंटर कर रहा होगा, उस टाइम अगर वो 15,000 से बड़ी या 20 से छोटी यूज़ करते हैं ना वैल्यू, तो फिर वो एरर जनरेट कर देगा या फिर ट्रंकेट कर देगा वैल्यूज़ को। ठीक है, यानी कि ये गलत हो जाएगा काम उसके लिए। उसके बाद जो स्टॉक है ना, स्टॉक भी हम लोगों ने इंटीजर वैल्यू स्टोर की और चेक का कॉन्स्टेंट लगा दिया कि स्टॉक हमेशा हमारा जिस टाइम इंसर्ट किया जाए कोई रिकॉर्ड तो फिर ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने क्रिएट किया टेबल इनवॉइस का। इनवॉइस टेबल के अंदर भी पहला हमारे पास एट्रीब्यूट आ गया इनवॉइस नंबर। अब हम लोगों ने इनवॉइस नंबर की डाटा टाइप रखी इंट, या फिर यहाँ पर आप इंटीजर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंटीजर लिखते हैं तो फिर भी काम आपका सेम ही होगा, इंटीजर। ठीक है, क्योंकि आपकी बुक के अंदर इंटीजर लिखा हुआ है तो फिर बेटर ये है कि आप इंटीजर लिख लेना उधर पेपर के अंदर भी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है प्रोडक्ट नंबर। प्रोडक्ट नंबर को भी इंटीजर किया। उसके बाद हम लोगों ने रेफर करवा दिया, जिस तरह मैंने ऑलरेडी बताया था कि रेफर करेगा ये प्रोडक्ट टेबल के प्रोडक्ट नंबर को, यानी कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट नंबर क्या है, प्राइमरी की। इधर हमारी ये प्रोडक्ट नंबर क्या बनेगी, फॉरेन की। तो फिर फॉरेन की जो सी होती है वो हम लोग इस तरीके से स्पेसिफाई कर देते हैं, रेफरेंसेस प्रोडक्ट टेबल की, प्रोडक्ट टेबल की कौन सी एट्रीब्यूट को, प्रोडक्ट नंबर को रेफर कर रही है। तो ये हम लोगों ने इसको बना दिया फॉरेन की। एक तरीका ये होता है, दूसरा तरीका होता है कंस्ट्रेंट की मदद से हम लोग वो अलग से स्पेसिफाई कर देते हैं कि जो हमारा फॉरेन की कंस्ट्रेंट है वो प्रोडक्ट नंबर एट्रीब्यूट के ऊपर है, जो कि रेफर कर रही है प्रोडक्ट टेबल के प्रोडक्ट नंबर को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट आ जाता है क्वांटिटी ऑर्डर। क्वांटिटी ऑर्डर के अंदर भी इंटीजर वैल्यू स्टोर होने वाली है, क्वांटिटी कितनी उसने ऑर्डर की है यूज़र ने। ठीक है, उसके बाद चेक का कॉन्स्टेंट है। चेक का कॉन्स्टेंट क्या कर रहा है, क्वांटिटी ऑर्डर को चेक कर रहा है कि इट शुड बी ग्रेटर देन 0, जो कि हमें इधर उसने कहा था कि क्वांटिटी ऑर्डर शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये हम लोगों ने चेक का कॉन्स्टेंट इधर लगा दिया कि ग्रेटर देन 0 के लिए चेक कर लो। नेक्स्ट इसके बाद हाँ, नेक्स्ट ये भी है प्राइमरी की। ये तरीकेकार है आपका कंपोजिट प्राइमरी की को डिक्लेयर करने का, यानी कि प्राइमरी की पहली एट्रीब्यूट जिसको आप पार्ट ऑफ कंपोजिट की बनाने वाले हैं,
दूसरी एट्रीब्यूट जिसको आप पार्ट ऑफ कंपोजिट की बनाने वाले हैं। अगर इससे ज़्यादा भी हो तो आप कॉमा के साथ सेपरेट करके जितने भी एट्रीब्यूट्स को प्राइमरी की का पार्ट बनाना चाह रहे हैं इसके अंदर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप सामने प्राइमरी की जिस तरह इधर हम लोगों ने लिखा था दोनों के सामने आप प्राइमरी की लिखने की कोशिश करते हैं तो वो एरर जनरेट कर देगा, कंपोजिट की नहीं बनेगी आपकी। तो सही तरीक़ेकार यही है कंपोजिट की बनाने का। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इसकी एसक्यूएल क्यूरीज जो सी डाटा रिट्रीवल वाली हैं उनकी तरफ, या डाटा अपडेशन, इसके अंदर अपडेशन भी है, ठीक है। पहली जो सी क्यूरी है वो है अपडेट करनी है हमने प्राइस उन प्रोडक्ट्स की, तमाम प्रोडक्ट्स की नहीं, इधर तमाम प्रोडक्ट्स के नहीं लिखा हुआ। 15% से हम लोगों ने 15% प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट करना है। जितनी भी करंट प्राइस हुई उसमें 15% इंक्रीमेंट करना है उन प्रोडक्ट्स की जिनकी ऑलरेडी प्राइस 100 से 5000 के दरमियान है। अब किसी भी प्रोडक्ट की अगर तो 100 से या 5000 से ग्रेटर हुई ना प्राइस, उसके अंदर कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर 100 और 5000 के दरमियान हुई प्राइस तो उसके अंदर 15% का इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसकी क्यूरी देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सी क्यूरी है। अपडेट कौन सा टेबल करना पड़ेगा हमें, प्राइस किस टेबल के अंदर है, प्रोडक्ट वाले टेबल के अंदर है, तो हम लोग प्रोडक्ट वाले टेबल को अपडेट करेंगे। अपडेट प्रोडक्ट सेट किसको करना है, हम लोगों ने उसकी प्राइस को अपडेट करना है। सेट प्राइस इक्वल टू प्राइस प्लस प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 15/100, ये 15% कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है। 15/100 से मल्टीप्लाई कर दें। एक तो तरीक़ेकार ये है कि 15% कैलकुलेट करके 15% को ऐड कर दो करंट प्राइस के अंदर। दूसरा तरीका डायरेक्ट आप मल्टीप्लाइड बाय 1.15 कर दें, उस तरीके से भी आपकी 15% प्राइस का इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। तो आगे हम लोग इसका लगा देंगे कंडीशन के जहाँ पर हमारी ऑलरेडी जो करंट प्राइस है वो बिटवीन 100 एंड 5000 है, उधर सिर्फ हम लोगों ने इंक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं उसको। ये वाली हमारी क्यूरी है। अपडेट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को अपडेट, प्रोडक्ट टेबल को अपडेट करो। सेट किस चीज़ को करना है, प्राइस को। हम लोगों ने प्राइस प्लस 15% पहले कैलकुलेट किया प्राइस का, ये 15% कैलकुलेट करने का फार्मूला। उसके बाद जो प्राइस हमारे पास 15% निकला प्राइस का, उसको करंट प्राइस के अंदर ऐड कर दिया। और आगे हम लोगों ने कंडीशन लगा दी जहाँ पर जो सी हमारी प्राइस थी वो बिटवीन 100 एंड 5000 है। अगर तो 100 और 5000 के दरमियान नहीं है तो फिर हम लोग अपडेट नहीं करेंगे। अगर 100 एंड 5000 के दरमियान होगी तो फिर हम लोग अपडेट कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इस क्वेरी को रन करके भी। पहले मैं आपको डाटा दिखा देता हूँ डायरेक्टली कि हमारे पास जो प्रोडक्ट टेबल है उसके अंदर प्राइसेस क्या थी ऑलरेडी। उसके बाद हम लोग ये अपडेट करेंगे प्रोडक्ट की प्राइसेस, ठीक है। उसके बाद मैं फिर से एक दफ़ा डाटा दिखा दूंगा जो सा अपडेटेड डाटा है। सेलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट, कहाँ गया, मेरे ख्याल से मैंने हाँ डाटाबेस गलत ओपन किया हुआ है। ये मैंने डाटाबेस बनाया हुआ था ऑलरेडी, इसके अंदर आप एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम अपनी कमांड। स्टार्टिंग में हम लोग देख लेते हैं, इधर हमारे पास प्राइस 5750, ये तो बिटवीन 5000 वाली कॉन्स्टेंट को फॉलो नहीं करेगी, तो ये अपडेट नहीं होने वाली। ये प्राइस भी अपडेट नहीं होगी क्योंकि लेस देन 100 है, ये भी नहीं अपडेट होगी। ये वाली प्राइस हमारी अपडेट होगी 287.50 है जो सी। उसके बाद ये वाली प्राइस डेस्क की अपडेट होने वाली है, और ये वाली प्राइस जो 126 स्पीकर की है वो अपडेट होने वाली है। यानी कि तीन कॉलम, तीन एट्रीब्यूट्स, तीन रोज हमारी ऐसी हैं जो सी अपडेट होंगी। तो हम लोगों ने जिस टाइम अपडेट की प्रोडक्ट टेबल के अंदर प्राइस को हम लोगों ने सेट कर दिया, 15% इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। तो उसने क्या किया जी, हमारे पास तीन कॉलम्स, 5 रोज इफेक्टेड, 5 रोज शुडंट बी इफेक्टेड बाय द वे। हाँ, ये 575 वाली भी प्राइस अपडेट होगी। एक ये होगी अपडेट, 2, 3, 4 और पांचवी कौन सी रो अपडेट कर रही है, 100 एंड 5000, 1 2 3 4
यही 4 होनी चाहिए अपडेट। देख लेते हैं हम। एक ये वाली मॉनिटर वाली हो गई अपडेट, उसके बाद प्रिंटर वाली अपडेट हो गई, डेस्क वाली अपडेट हो गई, 4 रोज़ ही इफ़ेक्ट हुई हैं हमारी। और हमारे पास स्पीकर अपडेट हो गई है। ये आप देख सकते हैं जो सी 105,000 के दरमियान जस्ट प्राइजेस थी वो हमारी 15% इंक्रीमेंट हुई हैं, बाकी जो सी प्राइसेस थी वो नहीं हुई हैं। ये भी हमारी 105,000 के दरमियान है, ये वाली भी इफ़ेक्ट हुई है। ठीक है, ये थी वो पांचवी रो जो सी पहले दिख नहीं रही थी मुझे। जो हमारे पास अब ये वाली हमारी 5,000 से प्लस थी, ये भी नहीं इफेक्ट हुई, ये वाली इफेक्ट नहीं हुई। जो वैल्यूज हमारी ग्रेटर दैन 5,000 या लेस दैन 100 थी वो वाली इफेक्ट नहीं हुई है। बाकी सारों के अंदर 15% का इंक्रीमेंट हो गया हमारी कमांड एग्जीक्यूशन के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 15% इंक्रीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो इसने पूछी है ना क्यूरी, वो इसने कहा है कि display invoice number product name and price for all those invoices generated in the year 2023। अब बेसिकली मामला ये है कि जो इनवॉइस टेबल है इसके अंदर अगर इनवॉइस डेट हमें गिवन होती ना, तो फिर हम उसके अंदर से ईयर निकाल सकते थे। यानी कि हमारा जो साल है वो हम लोग निकाल लेते कि कौन से साल के अंदर ये इनवॉइस जनरेट हुई थी, और हम लोग कंपेयर कर लेते। अगर वो 2023 के अंदर जनरेट हुई थी तो हम डाटा शो कर देते। लेकिन हमारे पास जो गिवन डाटा है उसके मुताबिक ऐसा कोई एट्रीब्यूट एग्जिस्ट ही नहीं करता जो इनवॉइस डेट है। तो हम लोग ऑन दी अजम्पशन इनवॉइस डेट एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो इनवॉइस टेबल के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो उसकी अजम्पशन के बेस पे हम लोग जस्ट इस क्यूरी को रन कर सकते हैं, वरना हम लोग इस क्यूरी को लिख ही नहीं सकते हैं। तो हम लोग अज्यूम करके चलेंगे कि एक एट्रीब्यूट है हमारे पास जो कि इनवॉइस डेट है। ठीक है, तो पहली चीज़ हम लोगों ने इनवॉइस नंबर शो करवाना है। उसके बाद दूसरी चीज़ हम लोगों ने प्रोडक्ट नंबर शो करवाना है जो कि प्रोडक्ट टेबल में है, पी डॉट प्रोडक्ट नंबर। उसके बाद हमारे पास पी डॉट प्रोडक्ट नेम है। उसके बाद हमारे पास पी डॉट प्राइस है। ये हमारे दोनों टेबल से रिट्रीव हो रहा है रिकॉर्ड, तो फिर हम लोग इस वजह से पहले नंबर पे प्रोडक्ट टेबल का एलाइस ले लेते हैं। प्रोडक्ट ज्वाइन कर लेंगे हम लोग दूसरे टेबल को। दूसरा टेबल क्या है? इनवॉइस टेबल, कॉमन एट्रीब्यूट की बेस पर। कॉमन एट्रीब्यूट क्या है हमारे पास? ऑन आई डॉट इनवॉइस नंबर, प्रोडक्ट नंबर हमारे पास दोनों टेबल के अंदर कॉमन एट्रीब्यूट है। तो फिर हम लोग प्रोडक्ट नंबर की बेस पर दोनों कॉलम्स को ज्वाइन कर लेंगे, दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर लेंगे, सॉरी। और हम लोग आगे क्या नाम है कंडीशन लगा लेंगे जहाँ पर हमारी आई डॉट इनवॉइस डेट अगर होती, वैसे है नहीं गिवन, उसका जो ईयर है, ईयर ऑफ साल एक्सट्रैक्ट कर लिया हम लोगों ने। अगर वो 2023 के अंदर इनवॉइस जनरेट हुई थी तो फिर हम लोग उसको शो कर देंगे स्क्रीन पर। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रन नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि हमारे टेबल के अंदर इनवॉइस डेट है नहीं थी। सिलेक्ट किया हम लोगों ने इनवॉइस नंबर को, कौन से टेबल में से? इनवॉइस टेबल में से। ठीक है, प्रोडक्ट नंबर को प्रोडक्ट टेबल से। ये जो सा पी और आई है वो मैंने एलाइस यूज़ किए हैं इनवॉइस और प्रोडक्ट टेबल के लिए। उसके बाद प्रोडक्ट नेम हम लोगों ने कौन से टेबल से जनरेट किया है, एक्सट्रैक्ट किया या रिट्रीव किया है, वो भी हम लोगों ने प्रोडक्ट टेबल से निकाला है। उसके बाद प्राइस भी हम लोगों ने प्रोडक्ट टेबल से ही निकाली है। तो हम लोगों ने इधर दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर दिया, प्रोडक्ट पी और इनवॉइस आई को, कौन से? कॉमन एट्रीब्यूट की बेस पर जो कि था प्रोडक्ट नंबर। दोनों के अंदर, एक के अंदर एज अ फॉरेन की इनवॉइस टेबल के अंदर काम कर रहा था और प्रोडक्ट टेबल के अंदर एज अ प्राइमरी की। उसकी बेस पर हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया और हम लोगों ने इधर लगा दिया जहाँ पर हमारा जो ईयर ऑफ इनवॉइस डेट है ना, वो अगर 2023 के इक्वल है तो फिर हम लोग सिर्फ डाटा रिट्रीव करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। लेकिन ये जो हम लोगों ने क्यूरी है ये ऑन द बेस ऑफ अजम्पशन हम लोगों ने इधर रन की है। वैसे ये हमारी एग्जीक्यूट नहीं हो सकती क्योंकि हमारे पेपर के अंदर कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं दिया गया था। यहाँ पर मैंने वही लिखा हुआ है, नॉट पॉसिबल एज डेट इज नॉट गिवन, बट अगर गिवन होती ऑन दी बेस ऑफ अजम्पशन, ऑन दी बेस ऑफ अजम्पशन। ठीक है, तो अगर इस टाइप की कोई क्यूरी आ जाती है तो आप ऑन द बेस ऑफ अजम्पशन उसे सॉल्व कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्यूरी आ जाती है हमारे पास, सिंपल सी क्यूरी है
जो कि है हाउ मैनी प्रोडक्ट्स हैव स्टॉक बिलो 100। जस्ट हम लोगों ने काउंट करना है कितने प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनका स्टॉक बिलो 100 है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट काउंट, काउंट करेंगे तमाम प्रोडक्ट्स को एज स्टॉक बिलो 100, यानी कि जिनका स्टॉक 100 से कम है। ये हमारे पास जस्ट शो होगा, उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर शो होगा कि एज द कॉलम नेम स्टॉक बिलो 100। फ्रॉम कौन से टेबल से, प्रोडक्ट टेबल से, जहां पर हमारा स्टॉक 100 से कम है। सिंपल सी क्यूरी है, बिल्कुल सिंपल सी क्यूरी है कि हम लोगों ने काउंट कर लिया है उन तमाम प्रोडक्ट्स को जो जिनका हमारे पास स्टॉक 100 से कम था। इसको एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं हम। सिलेक्ट, ठीक है। अब पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा कि हमारे पास कितने ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका स्टॉक 100 से कम है। हमारे पास एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनका स्टॉक 100 से कम था। इधर हम लोगों ने जब ये क्यूरी रन की तो फिर इसका आंसर भी 6 आया, यानी कि हमारी क्यूरी बिल्कुल एक्यूरेट चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्यूरी की तरफ। नेक्स्ट क्यूरी क्या है, हम लोगों ने जस्ट शो करना है मैक्सिमम, मिनिमम एंड एवरेज प्राइस। ये थोड़ा सा पेपर साफ दिख नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ जस्ट। मैक्सिमम, मिनिमम, मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज प्राइस हम लोगों ने शो करवानी है प्रोडक्ट टेबल के अंदर से। हम लोग सिंपल एग्रीगेट फंक्शंस को यूज़ करेंगे। सेलेक्ट करेंगे हम लोग मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस और एवरेज प्राइस। कौन से टेबल से, प्रोडक्ट टेबल से। और हम लोगों ने इसमें कुछ भी नहीं करना, इतनी सिंपल सी ये क्यूरी है। इसको रन करके मैं दिखा देता हूँ। पहले हम लोग डाटा देख लेंगे एक दफ़ा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम प्राइस क्या है, 5750। मिनिमम प्राइस क्या है हमारे पास, 25.50। और इन सब को सम लेके अगर हम लोग 10 से डिवाइड कर दें तो जो आंसर आएगा वो हमारी एवरेज प्राइस होने वाली है। मैक्सिमम प्राइस 5750, मिनिमम 25.50, और अगर इसका सम लेके हम लोग 10 से डिवाइड कर दें तो फिर एवरेज प्राइस लिखना है। अगर साथ आप इधर अलाइस भी यूज़ करना चाहते हैं ताकि आपकी रीडेबिलिटी इन्हेंस हो जाए, तो फिर आप लिख सकते हैं एज मैक्सिमम प्राइस as minimum price and this one as average price।